हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में आपको स्वागत है। ठीक है बेटा, आओ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड्स की बात करेंगे। KMnO4 और K2Cr2O7 की बात आज करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे हम पहले ऑक्साइड्स की बात कर ही लेते हैं। जहाँ कल कहानी छोड़ी थी हेलाइट्स वेलाइट्स के बारे में, हेलाइट्स के बारे में एक आध पॉइंट ऑक्साइड के बारे में भी था कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कैपेबल है ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस को रिड्यूस कर सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर को वो कम कर सकता है। नाउ हम ऑक्साइड्स हेडिंग लगा दो, इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। उसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं उनकी बात करते हैं, उनकी बात करेंगे हम। KMnO4 हो गया और K2Cr2O7 हो गया। कंपाउंड्स हैं बेसिकली, वो ऑक्साइड नहीं है ना, वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में है। उसे इस हेडिंग से अलग ही रखेंगे, वो बहुत अपने आप में अलग से बढ़िया हेडिंग है। अब शुरू कर लें। देखो आपके सामने क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आज टाइम बचाने के लिए ये काम किया कि एक साथ मत लिख देना बेटा। मैं यहाँ बीच बीच में कुछ रीजंस लिखूंगा, मान लो जहां भी होंगे, तो एक साथ मत लिखना, है ना। ऑल मेटल्स फॉर्म MO टाइप ऑक्साइड। पहला पॉइंट आता है, ऑब्वियस सी बात है, किस किस को ये पता है कि ऑक्साइड का मतलब क्या है? पहली चीज तो ये बताओ कि कोई मेटल होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मेटल होगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब मेटल ऑक्साइड्स तो बहुत सारे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। एक MO टाइप का ऑक्सीडेशन, MO टाइप का ऑक्साइड भी होता है जिसमें ऑब्वियसली मेटल कहां बैठेगा? +2 में। MO टाइप का लाइक TiO, CrO, MnO, FeO, ऐसा समझ रहे हो? COO, एक O बड़ा है उसमें, दोनों O बड़े नहीं है, एक O बड़ा है। COO कोबाल्ट का ऑक्साइड, ठीक है। CuO, ZnO, ऐसे टाइप के ऑक्साइड। MO टाइप का ऑक्साइड मतलब होता है इस टाइप के। यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ऑल मेटल्स फॉर्म MO टाइप ऑक्साइड्स एक्सेप्ट स्कैंडियम। कौन बताएगा रीजन कि स्कैंडियम का क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? लो वॉइस, लो वॉइस। हाँ यार, वैसे चिल्ला बहुत रहा हूं, लाल नहीं हो रहा। मैं चिल्ला बहुत रहा हूं, लाल नहीं हो रहा उसमें। लाल करो। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है। हेलो हेलो, हो गया लाल। याद करो, हमने कहा स्कैंडियम का +2 एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ याद आ रहा है ऐसा? अब जब उसका +2 एग्जिस्ट नहीं करा तो बताओ ये SCO टाइप का ऑक्साइड बना पाएगा क्या? तो बताओ SCO टाइप का ऑक्साइड बना ही नहीं पाएगा, इसलिए ये नहीं होता है। ओके ग्रेट। क्योंकि स्कैंडियम की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है और वो +3 होती है। कुछ भी लॉजिक मत लगाओ यहाँ पे, ऐसा लहराता हुआ जूता आएगा जो कैमरे के लेंस में जाएगा और तुम्हारी तो अपनी अपनी स्क्रीन में बाहर निकल के तुम्हारे यहां लग जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होएगी उस दिन मानूंगा साइंस आगे बढ़ गई। आ जाओ। ऑल MO टाइप ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर। MO टाइप के ऑक्साइड्स आयनिक इन नेचर होते हैं। एक चीज और बताऊं, ये पहला और दूसरा पॉइंट NCERT में मर्ज करके लिखा है। पहला और दूसरा NCERT में मर्ज करके लिखा है। क्या लिखा है सुनना, पहले दूसरे। और कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक बार मैंने बहुत बड़े टीचर को पढ़ाते हुए देखा,
और मतलब बाय चांस ना कोइंसिडेंस था वो कि मैंने मतलब पढ़ाते हुए देखा ऐसे वीडियो को यूं आगे किया और वहीं से वो पॉइंट बढ़ा रहे थे, मैंने देखा एनसीईआरटी में इन दोनों पॉइंट को मर्ज करके लिखा हुआ है, जिसका मतलब टीचर्स भी गलत समझते हैं, बच्चे का तो पता नहीं। लिखा है ऑल मेटल्स फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड्स विच आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट स्कैंडियम। क्या लिखा हुआ है? ऑल, ये शायद है ना, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, सॉरी। हाँ भाई, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक, ये लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक इन नेचर। सुनना मेरी बात को, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, दोनों को मर्ज कर दिया, एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, अभी मैंने देख के वापस लिखा, एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या समझते हैं बच्चे, भी क्या समझते हैं, बच्चों की गलती नहीं, टीचर क्या समझ, टीचर कह रहा है स्कैंडियम का जो ऑक्साइड होता है ना वो कोवेलेंट होता है, बाकी सबके आयनिक होते हैं। निकल सकता है इस बात का मतलब, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो टाइप ऑक्साइड विच आर आयनिक इन नेचर। उसे लगता है कि मिक्स कर दो इसको, है ना, इसका मतलब ये निकाल दो, बन सकता है ऐसा मतलब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसा मतलब बनाओगे बन जाएगा, लेकिन ऐसा मतलब बनेगा नहीं। वाकई में देखा जाए तो ये लैंग्वेज ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही, उसने पहले यहां बात खत्म कर दी, यहां बात खत्म, कह रहा ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, बोला स्कैंडियम को छोड़ दो बाकी सब, ये वहां के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इसको यहां जोड़ दिया जाता है कि इसका मतलब है आयनिक नहीं, स्कैंडियम का ऑक्साइड जो है वो कोवेलेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, उसी चक्कर में कि तुम गलत ना समझो, मैंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है और मैंने उस एक पॉइंट के दो पॉइंट बना लिए। पहला पॉइंट, ऑल मेटल्स फॉर्म एमो टाइप ऑक्साइड एक्सेप्ट स्कैंडियम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल एमो टाइप ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर। अब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बाकी बचे हुए कौन हुए? इसके अलावा आयनिक नेचर में क्यों होंगे बेटा, बताओ जरा, फजान रूल याद करो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो चार्ज ऑन कैटायन, है ना, लेस कोवेलेंट, मोर आयनिक। कहां से निकला? फजान्स रूल से। फजान्स रूल कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। जितना छोटा कैटायन, कैटायन पे चार्ज ज्यादा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ये वही बात आ गई सेम, एंड कोवेलेंट इंक्रीजेज। ये देखो, ये फजान्स फजान्स रूल है, ये भी फजान रूल है, ठीक है बेटा, ये भी क्या है? फजान रूल है। क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बता दो। तीनों पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ू। पोलराइजेशन एबिलिटी, खुशी, सब मिक्स कर लिया। पोलराइजेशन बेटा, पोलराइजेशन एबिलिटी कोई वर्ड ही नहीं है, या तो बोल पोलराइजेबिलिटी, है ना, विच इज यूज फॉर एनायन। अभी हम एनायन तो हमारा ऑक्सीजन नहीं है तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो अभी हम कैटायन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और या फिर बोल खुशी, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन तो होने वाली घटना का नाम है, पोलराइजेशन तो कार्यक्रम का नाम है बेटा, और वो होता है एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। तो पोलराइजेशन एबिलिटी कुछ भी मत बोलो, पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है, पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है, लेने की नीयत कैटायन की होती है, देने की नीयत एनायन की होती है। जल्दी फटाफट आगे बढ़ो, जल्दी लिखो।
सुन लो भाई कह रहा है कि अरे खुशी आ गई। सुन लो भाई का क्या दिक्कत है क्या कुछ? सुन लो भाई के अलग मजे आ रहे हैं उसको। अरे खुशी आ गई है। और फिर हम किसी को देखकर डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर सकते कि वो आयनिक है या कोवेलेंट है। हम सिर्फ तभी कमेंट करेंगे जब हमें आ, एक ही मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाए। MnO, ये सब सवाल तो मैं 11वीं में करवा चुका हूं। MnO2, Mn2O7, ये 11वीं में करवा चुका हूं मैं। क्या है +2, क्या है +4, क्या है +7? ये बताओ, इधर से इधर आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, En बढ़ेगी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। देखो, इधर से इधर आ रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम कब बता पाएंगे? हम कब बता पाएंगे? जब एक ही एलिमेंट को हमको कंपेयर करवा दिया जाए। ऐसे हम कंपैरिजन नहीं देख सकते कि एक पूछ लिया कि अब बताओ ये आयनिक है या कोवेलेंट है, तो बेटा मैंने कोई घुस के थोड़ी देखा उसके अंदर कि वो कैसा है। कंपेयर कर सकते हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? मतलब कंपेयर कर सकते हैं। इस रिमोट पे अगर एसी की कंपनी का नाम नहीं हो और पूछे कि बताओ कौन सी कंपनी का एसी का रिमोट है, तो कैसे बता लोगे? तुम नहीं बता सकते। तो याद करो, ये चीज लॉजिकल सोचो, थोड़ा लॉजिकल हो। तुम्हें मारने के लिए पेपर नहीं बन रहा है। तुम्हें मारने के लिए पेपर नहीं बन रहा। ऐसे नहीं बन रहा है कि तुम, मतलब तुम, उनको पता है कि पेपर रोबोट नहीं दे रहा, एआई नहीं दे रहा। पेपर जो है वो कौन दे रहा है? बच्चा दे रहा है। तो होने वाली चीज पूछी जाएगी, किसी को भी उठा के ये ले, कुछ हिंट देगा। अगर वो ऑप्शन भी बनाएगा तो वो ऐसा कुछ बनाएगा कि तुम्हें होगा। ऐसे सवाल डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, ऑप्शंस होते हैं, बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। लेकिन तुम हवा में सोचोगे कि अचानक से एक कंपाउंड याद आया कि ये वाला ऑक्साइड आयनिक होता है या कोवेलेंट, बताओ कैसे बता दोगे? या तो वो बहुत कॉमन हो तो एक अलग बात है, बाकी तो बता नहीं सकते ना। थोड़ा सोचो, है ना? खाम खा में परेशान रहते हो, खाम खा। मतलब छोटे बच्चे की तरह हो तुम। ऐसे 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 करके अपनी अंगुली काट लेगा और रोएगा। पर काटी उसने, तुम ही काटते हो, तुम ही रोते हो। तो शांति से बैठो। लो, ये और आ गया पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट। बताओ, याद है क्या ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाला काम? ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, किस किस को याद है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो En बढ़ती है, तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर भी बढ़ता है और बेसिक नेचर कम होता है। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है? कक्षा 11 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में, है ना? कक्षा 11 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में। पैनासोनिक का नहीं है ये, डाकण का है। डाकण समझता? लग जाएगी, चिपड़ जाएगी। एक मिनट देना बेटा, है ना, कोई अर्जेंट कॉल है।
यस। तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ा सकते हैं हम चीजें ना, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, इन्हें हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। बेसिक, ये बीच वाला है एम्फोटेरिक, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है EN ज्यादा है एसिडिक। अब इनमें एक चीज ध्यान रख लेना, वो मैं बता देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं Zn+2 एंड Cr+3 एम्फोटेरिक। और ये जनाबे आली वाली ट्रिक से समझ आ जाएगा। 1 2 3 वैसे तो नॉर्मल बाकियों के तो बेसिक होंगे, पर इसके +2 और इसका +3 एम्फोटेरिक होगा। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, हमने ये देखा है। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे चले। कोई चीज जो समझाने वाली हो? नहीं है, ऊपर समझा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वही चीज इधर देख लो। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी है तो बेसिक के नेचर होते हैं, +4 वाला बीच का है तो एम्फोटेरिक हो गया, और ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक हो गया। Cu+2 क्यों Cu+1 से मोर स्टेबल है? XYZ पठान पूछ रहा है। तो बेटा ABCD पठान है ना, अब तूने आखिरी के XYZ नाम रख लिया, आता तुझे शुरू के 3 नहीं है। मैंने पढ़ा तो दिया बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है Cu+2 की Cu+1 से, है ना। एक में Cu+1 आयन डाल, एक में Cu+2 आयन्स डाल, अलग सेम टाइम पे, तो इसकी हाइड्रेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो लेस स्टेबल रहेगा, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा Cu+2 और कॉपर में। ठीक है, तो आखिरी के 3 नाम मत उठाओ जब शुरू के 3 नहीं पता हो। ABCD सीखो पहले, फिर XYZ रखना। आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज देख लेना। और इस ये एनसीईआरटी में एक करेक्शन है वो भी कर लेना, है ना। आपकी एनसीईआरटी आपके सामने हो तो करेक्शन है वो भी कर लेना। करेक्शन है वो भी कर लेना, ठीक है। V2O5 देखो, एनसीईआरटी भी बड़ा बच के निकला है। V2O5 इज मेनली एसिडिक, क्योंकि +5 हो गया तो जाना तो एसिड में ही है। इज मेनली एसिडिक बट ऑल्सो शो एम्फोटेरिक नेचर, स्लाइटली इसका एम्फोटेरिक नेचर भी होता है। अब आप बोलोगे कि हमें अगर ऑप्शन में V2O5 दिया हुआ है तो हमें एम्फोटेरिक बोलना है क्या? तो मैं बोलूंगा सवाल की भावनाओं को समझ। अगर ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि V2O5 ही है और बाकी कोई नहीं है, तो फिर तुझे V2O5 को एम्फोटेरिक देना है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें V2O5 भी दिया है और ZnO भी दिया है, तो फिर हम ZnO को एम्फोटेरिक मानेंगे, क्योंकि ये फिर इसमें तो ये एम्फोटेरिक हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आज दिन तक V2O5 तो पढ़ा नहीं हमने। तो इस चीज का ध्यान रखें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मेनली एसिडिक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने साफ साफ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज मेनली एसिडिक बट ऑल्सो शो एम्फोटेरिक नेचर। तो अब एम्फोटेरिक है, इसका मतलब है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो V2O5 विथ एसिड गिव्स VO2+। एनसीईआरटी में VO4+ दिया हुआ है, करेक्शन कर देना, करेक्शन इन एनसीईआरटी। ये VO4+ नहीं होगा, VO2+ होगा। ये सही कर लेना बेटा, जिस जिसके एनसीईआरटी में हो, है वैसे तो मुझे पता है सब में ही है। ठीक है बेटा। अब ऑब्वियस ही बात है, एम्फोटेरिक है तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करके VO2+ देगा, बेस के साथ रिएक्शन करके VO4 3- देगा। ठीक है भाई,
क्योंकि अगर VO4 प्लस करोगे तो वेनेडियम तो +9 में चला जाएगा। ये तो प्रिंटिंग एरर है, उसे यहां नीचे 2 लिखना था, प्रिंटिंग एरर है ना, क्योंकि +9 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती। एक पूछ रहा है सर जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। जॉन एक ही बार टेलर के पास गया था सूट सिलवाने, उसके बाद नहीं सिला उसका सूट। वो गलती से आया हुआ एक सवाल है, कोई आपके सिलेबस की बात नहीं है। जॉन टेलर इफेक्ट मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूछ ले। चलें आगे। करेक्ट है, न्यू एनसीईआरटी में बेटा 2 जगह लिखा हुआ है, वापस पढ़, 2 जगह हैं, नीचे पढ़ नीचे। अगर दोनों जगह सही है तो मान जाऊंगा। अच्छा, और एक चीज लिखी हुई है, V2O3, V2O4 और V2O5। अगर मैं पूछूं कि इनके अंदर आप एसिडिक नेचर बताओ, या इसको बेसिक बोलो, बेसिक बताओ, बता दोगे? कैसे बताओगे? अगला पॉइंट ही मान लो इसको आप। लो, थोड़ा आगे देखो, उसको 2 जगह लिखा हुआ है, 2 जगह में एक जगह गलत है, देख लो आप, 2 जगह में एक जगह गलत है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2 जगह में एक जगह गलत है आई थिंक। वापिस नीचे आओ, उसी पैराग्राफ में नीचे वाली लाइन पे पढ़ो, तो ठीक कर दो। यस, बेसिक नेचर कैसे निकालोगे? वेनेडियम +3, वेनेडियम +4, वेनेडियम +5, तो बेसिक नेचर उल्टा होगा, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि मेनली एसिडिक है बट एम्फोटेरिक की तरह काम करता है। तो मुझे बताओ, ये तो क्लियरली दोनों बेसिक हुए कि नहीं हुए? ये दोनों क्लियरली बेसिक हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ। तो ये क्या है? बेसिक, ऐसे बोल सकते हैं, ये लेस बेसिक, ऐसे बोल सकते हैं, और ये एम्फोटेरिक, ऐसे बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी ने इतना माथाफोड़ी करी है कि फ्रॉम V2O3 बेसिक टू V2O4 लेस बेसिक टू V2O5 एम्फोटेरिक। लेकिन अगर बेसिक नेचर कंपेयर करवाया जाए, डिक्रीजिंग हो जाएगा, एसिडिक कंपेयर करवाया जाए, इंक्रीज हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। नोट करो, आगे चलते हैं। और क्या है? और कोई सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ऐसा कुछ? ये CR2O3 और CrO6, इसमें मैं पूछूं एसिडिक नेचर तो क्या होगा? ये सब पीरियोडिक टेबल के सवाल ही तो वापस करवा रहा हूं। ये +2 बेसिक, +3 M4, हमें पता है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, वरना +3 भी बेसिक होता है, बट ये M4 है ट्रिक के हिसाब से। एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, CrO3 होगा, है ना, CrO3 कर देना बेटा, मैंने CrO6 लिख दिया था, सॉरी। +6, राइट, क्या होगा? एसिडिक। अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करवाया जाए तो कैसे कंपेयर करोगे? ऐसे कंपेयर, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चल, V2O4 एम्फोटेरिक होगा, V2O4 एम्फोटेरिक होगा।
यार होना तो नहीं चाहिए। V2O4 को तो बेसिक ही बोला हुआ है, और V2O4 बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके, ये भी लिखा हुआ है उसने, ये और बता देता हूं मैं, यहां और ऐड कर लेना। V2O4, V2O4 बेसिक है, तो V2O4 जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और VO2 प्लस में, VO2 प्लस में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, VO2 प्लस में जो है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, आप ये पॉइंट नोट करो। बाकी V2O4 एम्फोटेरिक नहीं है ना। VO2 प्लस चलो फटाफट। चले आगे भाई। गुड। तो ऑक्साइड ऑक्साइड हो गए। अब पहले हम पढ़ते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में क्या जानते हो? सबसे पहले तो एक होता है पर मैग्नेट, एक होता है मैग्नेट। एक होता है K2MnO4, इसे क्या बोलेंगे? पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4 मैग्नेट आयन होता है ये, है ना। और एक होता है KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो जो पर मैग्नेट आयन है वो कौन सा हुआ? MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन हुआ। और ये क्या हुआ? MnO4 2 माइनस। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेट आयन। हेडिंग लगा लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां से बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। अब एक रिलेशन होता है इनके अंदर, हालांकि वो प्रिपरेशन में फिर से आएगा, पर मैं बता देता हूं कि जो मैग्नेट आयन होता है ना, MnO4 2 माइनस, मैग्नेट आयन जो होता है, अगर आप उसे एसिडिक मीडियम में ले जाओगे तो ये बेसिकली डिस्प्रपोर्शिनेट हो जाता है, बिकॉज मैग्नेट आयन में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? +6। यहां पे ये +7 है, यहां पे ये +6 है। मैग्नेट में होता है +6। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो वर्ड जो है वो पर लग जाता है, कि भैया तेरे तो पर लग गए, तो और ऊंचा उड़ने लगा, वो वाली बात है कि +6 से +7 और ज्यादा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई ऑक्सो एसिड दिखता है या कोई कंपाउंड दिखता है तो पर वर्ड जनरली जो है वो यूज होता है। अगर मैं मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में ले जाऊंगा तो ये बेसिकली डिस्प्रपोर्शिनेट होता है MnO4 माइनस विच इज +7। डिस्प्रपोर्शिनेट का मतलब ज्यादा भी हो गया और कम भी हो जाएगा, MnO2 भी बन जाएगा विच इज +4 एक्चुअली। सर आप ये रिलेशन क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए, प्रिपरेशन का एक पार्ट भी आ जाएगा। अभी हम इसकी 3 तरह से प्रिपरेशन देखेंगे, जिसमें एक तरीका ये होगा, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये रिएक्शन करवाई गई होगी कि मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। जहां पे आपको डिस्प्रपोर्शनेशन सिखाया होगा वहां डेफिनेटली ये रिएक्शन आपको करवाई गई होगी। ठीक है भाई। अब बात आती है कि जो ये मैग्नेट आयन है और आगे जो पर मैग्नेट आयन है, इनके कुछ कलर्स होते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर होता है,
ये क्या होता है बेटा, डार्क ग्रीन कलर होता है, जबकि वो जो होता है डार्क पर्पल या वायलेट कलर भी हम बोल सकते हैं। कौन सा वाला, मैग्नेट, ये मैग्नेट आयन है, वो पर मैग्नेट आयन है। पर मैग्नेट आयन जो होता है वो क्या होता है, डार्क पर्पल, ठीक है, और वायलेट भी बोल सकते हैं। कंचन देवी कह रही है कि सर ये टॉपिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, आई होप आपसे पढ़ने के बाद समझ आ जाए। बेटा छठा लेक्चर चल रहा है, शायद डिसीजन ले चुकी होंगी या अभी वक्त लगेगा। चलो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, और प्रॉपर्टीज वगैरह की भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेंगे भाई। प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर, और जानते हो और कैसे हो, वो वाला और, मिनरल वाला पाइरोलुसाइट और पाइरोलुसाइट और क्या होता है बेटा, MnO2। पाइरोलुसाइट क्या होता है, MnO2। हमें जमीन से जो मिलता है पाइरोलुसाइट मिलता है, पाइरोलुसाइट से हम इसका बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे पाइरोलुसाइट, है ना, MnO2, और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइरोलुसाइट को ऑक्सीडाइज करेंगे। बोले MnO2 को बुलाएंगे, बोले ये आजा भाई MnO2, ये और है जिसका नाम पाइरोलुसाइट है, ठीक है। इसे किया जाएगा ऑक्सीडाइज, इसे क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा इसका, और जो ऑक्सीडेशन किया जाएगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे, जाहिर सी बात है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, सुन लो, या तो एयर होगा, एयर है ना, एयर है O2, एयर प्लस KOH, या तो आप इसका मिक्सचर ले लो, और या आप KNO3 ही ले लो। हमें पोटेशियम भी तो चाहिए, क्योंकि हमें पोटेशियम चाहिए साथ में, ये देखो, तो हम पोटेशियम की सोर्सिंग कर रहे हैं। आप देखो पोटेशियम की सोर्सिंग कैसे कर रहे हैं, या तो हम एयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो KOH के साथ चल सकते हैं, तो हमारी पोटेशियम की सोर्सिंग हो गई, पोटेशियम आयन चाहिए हमें लास्ट में। दूसरा, या फिर हम एयर के साथ ना करके KNO3 ले लें डायरेक्ट, क्या करें हम इसको, KNO3 ले लें, विच इज KNO3 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रेट आयन जो होता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रेट आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा पोटेशियम की सोर्सिंग भी हो गई, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, हमारा काम हो जाएगा। दो तरह से इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, दो तरह से ऑक्सीडेशन करके इसे बदल दिया जाता है, किसमें, K2MnO4 में। ये किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, K2MnO4 में, K2MnO4 में चेंज हो जाएगा। क्या आपने इसको +4 से +6 तक पहुंचा दिया, लेकिन हमारा रिजल्ट +7, हमें 7 में पहुंचाना है। हम इतना ही ऑक्सीडाइज कर पाएंगे इसको, सिर्फ इस वाले तरीके से हम पहली स्टेप में इतना ही ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो हम अब अगली स्टेप लेंगे, और वो अगली स्टेप बेसिकली 3 स्टेप्स हम बदल सकते हैं। यहां से हमारे पास 3 स्टेप बनती है, 3 स्टेप है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। 3 तरीके हैं, इसको 3 तरीके से KMnO4 में बदला जा सकता है। पहला तरीका पिछली स्लाइड पे था, बोलो क्या, पहला तरीका पिछली स्लाइड पे था क्या, पहला तरीका पिछली स्लाइड पे था क्या, बोलो 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 जल्दी बोलो। निकिता जैन कह रही हाइड्रेशन है, रवि पाठक कह रहा है रिएक्शन नॉट बैलेंस्ड। मैंने अब तक कौन सी रिएक्शन को बैलेंस किया, मेरा काम बैलेंस करना है ही नहीं। जहां जिस काम का इनाम मिले, पैसा मिले, वहां वो काम करो। फिजिकल में बैलेंस करने के पैसे मिलते हैं, आई मीन मार्क्स मिलते हैं, करो अपना काम।
यहां कोई नहीं मिलता। मैं आपको इनऑर्गेनिक की ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें दिखूंगा जिनमें रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती, बिकॉज रिएक्शन बैलेंस्ड तभी होगी जब आप मोल मोल की बात करोगे। इनऑर्गेनिक में उसका कोई लेना देना नहीं है। इनऑर्गेनिक ये बोलता है कि भैया बनेगा क्या, ये बता दे, कितना लोगे, कितना बनेगा, उसे कोई मतलब नहीं उसको। तो इसलिए यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। इवन दैट मेन एग्जाम में कई बार रिएक्शन बैलेंस करके नहीं पूछता वो, तो क्या करेगा तुम, मतलब वहां पे मतलब प्रदर्शन करने उतर जाएगा क्या? रिएक्शन बैलेंस करने बैठेगा, ज्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में उस चीज का कोई मतलब नहीं है। वो तो प्रोडक्ट पूछते हैं, ये बता क्या बनेगा। ठीक है बेटा, अब ठीक है। एसिडिफिकेशन, राइट। तो हम H प्लस अगर लेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शिनेट होगा। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, कल भी बताया था कि ये इजीली नहीं मानता, तो 6 से 7 में पहुंचाने के लिए इसके करंट लगाओ, या फिर थोड़ा तगड़ी चीज लेके आओ, O3, ओजोन, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो। भाई ऑक्सीडेशन ही करना है इसका, दोबारा भी ऑक्सीडेशन ही करना है। पहले वाला जो है ना उसमें हमको लॉस होता है। लॉस क्यों होता है मैं बताता हूं। 6 वाले को एसिडिक मीडियम में दिखाओगे तो ये KMnO4 तो बनेगा, +7 में भी आएगा, लेकिन सारा मैंगनीज +7 में नहीं आएगा, कुछ मैंगनीज डिस्प्रपोर्शनेट होकर +4 में भी चला जाएगा। बताओ पहली स्टेप में सारे के सारे 6 को तुमने 7 में बदला, या सारे के सारा नहीं बदला सर, 6 वाला 4 में भी चला गया। अब बताओ जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो तो KMnO4 था। क्या इंडस्ट्री ऐसे किसी प्रोसेस को यूज करेगी जिसमें उसका आधा माल कुछ और बन जाए? मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना। क्या इसको आप लेबोरेटरी में यूज करोगे? समझ आता है ना, मतलब लेबोरेटरी में आपने यूज किया, हालांकि लेबोरेटरी मेथड में आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आप स्मॉल स्केल पे अगर K2MnO4 को KMnO4 में बदलना चाहते हो, ठीक है, वेल एंड गुड, कि आप एसिडिक मीडियम में उसे डिस्प्रपोर्शिनेट करवा दो। मगर याद रहे, कोई इंडस्ट्री या कॉमर्शियल प्रिपरेशन हो, वहां पे मुनाफा देखा जाता है। क्या हमारा सारा मैंगनीज जो है वो 6 से 7 में आ गया, या कुछ खराब भी हो गया 4 में जाके, या फिर प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, फिर इसकी वापस एसिडिक मीडियम, प्रोसेस लंबा हो गया। तो इसीलिए यहां पे ये वाला जो है वो कॉमर्शियल प्रिपरेशन नहीं है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो कॉमर्शियल प्रिपरेशन होता है ना। मतलब इंडस्ट्री में इसको किससे किया जाता है? इंडस्ट्री में इसको किया जाता है किससे? इलेक्ट्रोलाइटिक जो है ऑक्सीडेशन किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। और एल्केलाइन तो ये है ही। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बनना तो वही है। तो देख क्या रहे हो शक्ल मेरी, तीनों जगह प्रोडक्ट KMnO4 लिख दो। कह रहे कहां गए सर, मैं लिख दे फर्जी, तीनों जगह KMnO4 ही लिखना है अंकल। ये वाली जो सेकंड स्टेप है ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। दूसरा नोट करो फटाफट। आपसे पूछा जाए कि ये कौन से मीडियम में स्टेबल है, प्रांजलि कह रही है कि ज्यादा स्पैमिंग हो रही है। अरे होने दे भाई, मेरे को क्या लेना देना, मैं ध्यान ही नहीं देता यार, छोड़ना, अपने कोई लेना देना नहीं है। आप भी ध्यान मत दो, किसी पे ध्यान दोगे तो वो ज्यादा उचकेंगे। करने दो उनका, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। जो आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भैया 12 की तो 12 बज गई।
तो इसीलिए 13वीं करेंगे वो। इसको क्या कह रहे हैं, एसिडिक मीडियम में स्टेबल है ये। मैं कह रहा हूं ये किस में स्टेबल है, कह रहे एसिडिक में। अबे तुम गधे हो क्या, एसिडिक में तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। कतई लक्कड़ बग्गे जैसा दिमाग है तुम्हारा क्या है। जब तुम यहां पे इसको एसिडिक मीडियम दिखा के डिस्प्रपोर्शनेट कर रहे हो, तो ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल कैसे हो गया। अब क्या मतलब, क्या क्या नशे वशे करते होगा है। सूखे सूंघ पाउडर सूंघ रहे हो कोई है, जॉनसन बेबी। ये बेसिक में स्टेबल हुआ ना, यहां तुमने बेसिक मीडियम दिया भी है इसको, देखो KOH, यहां तुमने बेसिक मीडियम दिया है इसको बकायदा, ये फ्यूज्ड विद KOH होता है ना, ये फ्यूज्ड विद KOH है, ये फ्यूज्ड विद KOH है, फ्यूज्ड विद KOH है, लिखा है एनसीईआरटी ने फ्यूज्ड विद KOH, है ना। आई थिंक मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, आई एम सॉरी। फ्यूज्ड विद KOH तो है ही, इसको तो कॉमन ही लिख दो, ये तो कॉमन है, ये तो होगा ही। बाद में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो दो यूज कर सकते हो, एक तो एयर कर सकते हो और KNO3 कर सकते हो। सॉरी मैंने ही गलत समझा दिया था, मतलब मैंने गलत तरीके से ही लिख दिया उसको समझाने के साथ साथ। अब ठीक है, मीडियम तो बेसिक हो ही गया ना, जब आप KOH ले ही रहे हो तो वो लैंग्वेज का फर्क हो गया समझने में, लिखने में, बोलने में सारा अलग अलग हो गया था, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूज्ड विद KOH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको एयर या फिर KNO3 यूज करना है। तो K2MnO4 जो हुआ वो बेसिकली बेसिक मीडियम में ही तो स्टेबल हुआ बेटा, और ये आपका एसिडिक मीडियम में स्टेबल हुआ फिर, क्यों, क्योंकि मीडियम आपने एसिडिक किया ये बन गया, तो ये आपका एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर ऐसा कह सकते हैं हम। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नेट आयन तो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैग्नेट है वो पर मैग्नेट है, मैंने एक बार लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। चलो, श्रेयांश बरनवाल कह रहा है कि बोरिंग चैप्टर है। जाट के वाई थर्ड इज नॉट कॉमर्शियली यूज्ड, बिकॉज कर सकते हो लेकिन जो ओजोन होता है ना उसका स्टोरेज करना पड़ता है, विच इज डेंजरस, और वो महंगा प्रोसेस है कि पहले आप ऑक्सीजन से O2 से आप 10% ओजोनाइड ऑक्सीजन बनाते हो, वो भी पूरी तरह से ओजोन बनती नहीं है। तो ओजोन जो है उसको बनाना, उसको स्टोर करना सी लेवल पे जहां पे हम रह रहे हैं वहां ओजोन स्टेबल नहीं है। यहां से 20 किलोमीटर ऊपर, यहां से समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन जो है वो स्टेबल है, वहां अपने आप बनती है ओजोन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही। वहां का टेम्परेचर, वहां का एनवायरनमेंट, जिसे आप वो कहते हैं ना ओजोन मंडल, तो ओजोन को बहुत ही कम मात्रा में लेबोरेटरी वगैरह के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसके ओजोन जो है वो वहां काम में लेती है, बट वेरी स्मॉल स्केल, बिकॉज अगर आप ओजोन को बहुत लार्ज स्केल में स्टोर करोगे तो ये ब्लास्ट कर सकती है, बिकॉज ओजोन का टूटना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओजोन का बनना स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो पहली चीज, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है वो आप पहले करोगे, उसे ओजोन बनाओगे, फिर ओजोन बन गई तो ओजोन अपने आप टूटती रहती है। ओजोन अपने आप क्या करती रहती है बेटा, टूटती रहती है। जैसे ना ये रिएक्शन है ना 2O3, ये टूटती रहती है, 3O2, ये डीकंपोजिशन है इसका। और इसके अंदर ये वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है ओजोन से ऑक्सीजन की तरफ आने वाली जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। आप सोचो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कभी सोचा है किसी का डीकंपोजिशन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, किसी का टूटना स्पॉन्टेनियस हो सकता है? गिनी चुनी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों री इन्फोर्स करती है। आपको सिखाया भी होगा फिजिकल केमिस्ट्री में
कि ऐसी सेलेक्टेड रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंथैल्पी वाला फैक्टर, डेल्टा एच वाला फैक्टर और डेल्टा एस वाला फैक्टर दोनों ही गिब्स फ्री एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज आप जानते हो उस फॉर्मूले में एक तो उल्टा ही चलता है। ये एक ऐसी रिएक्शन है, इसका डीकंपोजिशन एक ऐसी रिएक्शन है, इसका डीकंपोजिशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों फैक्टर री-इन्फोर्स करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो भयंकर डेल्टा जी नेगेटिव में आता है, भयंकर डेल्टा जी क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो इस वजह से इसका डीकंपोजिशन बहुत फेवरेबल है। अब जब ये टूटेगा, बहुत फेवरेबल है, तो जब ये टूटेगा तो आपने एक बर्तन में मान के चलो ऐसा क्लोज्ड वेसल है, स्टेनलेस स्टील, बहुत स्ट्रॉन्ग वेसल्स में ओजोन को स्टोर किया जाता है। और अगर आपने स्टोर किया हुआ है लेकिन स्लोली स्लोली वो अंदर टूटती रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब टूटती रही थी तो आपने मान के चलो ऐसे समझो एक ओजोन के 2 मोल, एक ओजोन के 2 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल बना रहे हैं, यानी 2 मोल से 3 मोल में टूट रहा है। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, आपने इस क्लोज्ड वेसल में भर दी। अब यहां पे मान लो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने भरे थे, अब वो नंबर ऑफ मोल बढ़ गए। अब वो नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ गए तो सोचो इसकी दीवारों पे प्रेशर कितना बढ़ा देंगे वो, क्योंकि इस पे दीवारों पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा आप सोचो, क्योंकि अंदर ऐसी रिएक्शन चल रही है जिसमें गैस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी गैस ये भी गैस, वो 2 मोल ये 3 मोल। तो सोचो जितने मॉलिक्यूल टूटेंगे वो एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल गैस का बनाएंगे, तो ये दीवारों पे इतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कि ये एक्सप्लोड कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते आप ओजोन का। यही रीजन है कि इंडस्ट्री जो है वो नीचे वाला प्रोसेस यूज नहीं करती। उन्हें ये सस्ता भी पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस उन्हें सस्ता पड़ता है, उन्हें कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है, तो वो क्यों ऐसे पंगे करें जहां पर रिस्क बढ़ जाए बेटा। ठीक है, मेरा काम नहीं था वैसे ये बताना, बता दिया मैंने। पूछा बच्चे ने तो बता दिया, जरूरत तो थी नहीं वैसे। चलिए आगे चलते। बन गया तुम्हारा KMnO4। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें, अब कुछ ऐसी चीज की बात कर लेते हैं जिसमें सवाल कभी भी आ सकता है। यहां से सवाल आएगा, इधर लिखो तुम MnO4 2-, इधर लिखो तुम MnO4-। क्या नाम भाई इसका, मैंगनेट आयन। क्या नाम है इसका, मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। जो जो चीजें अभी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर यहां बीच में एक लाइन खींच ले। ये मैग्नेट आयन है, वो परमैंगनेट आयन है। क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज जो है वो कहां है, +6 में है। मैंगनीज +6 में बताओ क्या हो गया, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये मैंगनीज आपका +7 में है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D0 हो गया। ठीक है, इस D1 की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इस D0 की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, दैट मीन्स वो डायामैग्नेटिक हो गया। बट टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। आपसे पूछे नॉर्मली, ये इतनी भारी बात अगर वो पूछे सवाल में तो ध्यान देना है, वरना आपको सिर्फ क्या बोलना है बेटा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायामैग्नेटिक, मेनली डायामैग्नेटिक। आपको क्या करना है, डायामैग्नेटिक। मगर अगर पूछे, पूछ ले, ऐसा कुछ नाम खुद ही बना ले, या एक स्टेटमेंट है
कि KMnO4 शो वीक पैरामैग्नेटिज्म, टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि टेम्परेचर कम ज्यादा हाई लो करने पर ये थोड़ा थोड़ा पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है, बोले ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उस स्टेटमेंट को सही मानना है। और आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताओ KMnO4 क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, आंसर करना है डायामैग्नेटिक, बिकॉज हमें पता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है या नहीं है? वापस सुन लो, एनसीईआरटी चेक कर लेना, ये दोनों लाइंस वहां लिखी हुई है कि KMnO4 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, राइट, एंड इट कैन ऑल्सो शो वीक पैरामैग्नेटिज्म, टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेटिज्म which can be explained by molecular orbital theory, है ना, and which is beyond the discussion। बोल दिया कि ये आपके इस लेवल की नहीं है, जिसका डिस्कशन इस लेवल का यहां पे 12th लेवल पे हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने ये लाइन भी ऐड करी है उसमें। तो मेरा मन तो ऐसा किया कि यार जिसने भी ये छापी है ना उसके बुला के दो, हाँ, रसीद करूं। भाई जब तेरे को बताना ही नहीं था, तुझे पता है कि 12th लेवल पे ये बात नहीं बोलनी है, तो क्यों मतलब ऐसी बात कर दी तूने, क्यों करके गया? डायामैग्नेटिक छोड़ देना ना, खाम खा का कंफ्यूजन क्यों रखे, अपना ज्ञान क्यों पेल के गया यहां पे? पहले लिख दिया वो डायामैग्नेटिक, फिर कह रहे टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेट। तो टेम्परेचर बेस्ड ऐसी कोई लैंग्वेज आए तो ही तुम्हें इसको वीक पैरामैग्नेटिज्म दिखाना है, अदरवाइज नॉर्मली पूछे कि बताओ परमैग्नेट आयन क्या है, KMnO4 क्या है, सीधी बात है, परमैग्नेट है, हम KMnO4 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये KMnO4 ही है, यहाँ पोटेशियम लगा लो KMnO4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायामैग्नेटिक ही बोलना है, राइट, क्लियर भाई? आगे बढ़े, चलो। इसका कलर क्या बताया था तुमने अभी? इसका क्या कलर बताया था? इसका क्या कलर बताया था? डार्क ग्रीन था। इसका क्या कलर बताया था? डार्क पर्पल और वायलेट। कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, सही या गलत? सही या गलत? नो, डीडी ट्रांजिशन से नहीं है, बिकॉज ये तो D0 है, D0 में डीटी ट्रांजिशन नहीं होता। तो फिर कलर ड्यू टू LMCT, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है भाई, याद रहेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। फिर भाई चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा इसमें। इसमें आप डीडी ट्रांजिशन से नाम ले लो, इसका ग्रीन कलर डीडी ट्रांजिशन से दिखा दो, बिल्कुल दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये सारे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना इस स्लाइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। हम एक एक पॉइंट की बात अगर मैं करूं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये इनफैक्ट ये तीसरा पॉइंट मान लो आप, ये चौथा पॉइंट है, कलर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और पांचवा पॉइंट इसकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी आपका टेट्राहेड्रल है ना। मैच कर लेना, ये पॉइंट्स वही सेम सेम लिखे हुए, दोनों टेट्राहेड्रल है। लिख लिया हो तो आगे आ जाओ, अगली स्लाइड पे और कंटिन्यू करेंगे इनके चीजों को एक साथ। प्रशांत कह रहा है व्हाट ए बोरिंग पर्सनालिटी सर। भाई मेरी कुंडली में ही लिखा हुआ है, तू क्या बता रहा है मेरे को? ठीक है ना, और मेरी पर्सनालिटी से तेरे को क्या लेना देना?
सब ठीक तो है? कभी शीशे के अंदर देख लेना चीजें, सब सही तो है? उल्टा सुल्टा तो नहीं लग रहा? पार्ट्स सही असेंबल तो है? तो प्रशांत, हम्म, दिक्कत तो नहीं है कुछ? देख ले कि तार वार उल्टे जुल्टे जुड़ रहे हो, चेक कर लियो, सही से असेंबल्ड होना है। हाँ देखो यार प्रशांत, चलो नेक्स्ट। हाँ यार पर्सनालिटी की बात कर रहा है, सही बात है। क्या करेगा? तो छोड़ देगा पढ़ना, छोड़ दे। कल को तू अपने घर पे बोल देगा पसंद नहीं आ रहे मम्मी पापा, भूखा मरेगा, बाहर निकल जाएगा, चेंज कर ले फिर। पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, बोरिंग पर्सनालिटी है पापा आपकी। टीचर बोरिंग ही होता है, नाचने वाले टीचर तो अब आए, टीचर तो बोरिंग ही होता है। जा कॉलेज में, तेरे लिए भी बढ़िया दुआ देता हूं प्रशांत, कि जा तू भी सेलेक्ट होएगा और कॉलेज में बैठेगा, और कॉलेज प्रोफेसर से जब पढ़ेगा तो पता चलेगा कि टीचर क्या होता है। जा, छू, जा, मांग लिया तेरा सिलेक्शन, बस, अब तो ठीक है। चलो, जिस बात में कर रहा था, जिस पॉइंट की जल्दी लिखो यार, तुम बातों में लगा तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरे को याद नहीं आती चीजें, फिर रह जाएगा, मुझे नहीं पता क्या करोगे तुम, है ना? रह गई वो लेबोरेटरी वाली प्रिपरेशन, तो रह भी गई, अभी मैं बाद में कराऊंगा, अभी एक बार चलने दो। स्ट्रक्चर की बात करे थे हम, है ना? स्ट्रक्चर की बात करे थे, ये अपना MnO4 2- चल रहा था, इधर तुम मत लिखना, तुम्हारा तो एक साथ चल रहा होगा, मेरा एक साथ नहीं चलता है, एक बार में एक ही चलता है। हाँ, तो ये टेट्राहेड्रल था, याद करो, तो मैंगनीज को बीच में बिठाएंगे, ऑक्सीजन 4 लगाएंगे, यहां पर भी मैंगनीज को बीच में बिठाएंगे, ऑक्सीजन 4 लगाएंगे। किस किस को कक्षा 11 याद है कि जितने माइनस उतना सिंगल, बाकी डबल डबल, बन गया, जितना माइनस उतना सिंगल, बाकी डबल डबल। कुछ याद आ रहा है? फॉर्मल चार्ज किस किस को याद आ रहा है? अब मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं लग सकता, बस ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे समझ लो, ठीक है भाई? अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस होंगे, क्या इसके अंदर भी ऑल MnO, पहली चीज बताओ, पहली चीज मुझे ये बताओ कि इसका एवरेज एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? एवरेज MnO बॉन्ड ऑर्डर, MnO बॉन्ड ऑर्डर कौन बताएगा? कितने बॉन्ड है बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज MnO बॉन्ड ऑर्डर हुआ 6 बॉन्ड है। टोटल कितने पेयर में? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 6/4। क्या होगा इसका? 6/4 होगा कि नहीं होगा? इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका एवरेज MnO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताओ, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 7/4, ठीक है भाई, 6/4 कह लो, ये कितना होगा? ये 7/4 होगा। क्लियर भाई? उसके बाद
क्या एवरेज फॉर्मल चार्ज की हमें जरूरत पड़ेगी? ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे रहने दो। ये रेजोनेंस चलता है। ये क्या चलता है बेटा? रेजोनेंस चलता है। यानी हर जगह पे ऐसा नहीं है यहां पे कि इधर डबल है, इधर डबल है, इधर सिंगल है, इधर सिंगल है। बेसिकली ये चार्ज, ये जो माइनस चार्ज है, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है। तो ये रेजोनेंस चलने की वजह से ये सब जगह पे 6/4 बॉन्ड है। हर एक पेयर में, हर MN और O के बीच में, हर MNO पेयर के बीच में 6/4 बॉन्ड है। यहां हर MNO पेयर के बीच में 7/4 बॉन्ड है। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहां पे एक एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, ये लो, वो सिंगल बॉन्ड तो है ही, लेकिन ये जो बाकी के 3 पाई हैं वो यहां सब जगह घूमेंगे। तो इसको ऐसे बनाया जाता है और इसको ऊपर से लिख दिया जाता है। ये तो माइनस वाला है, तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? माइनस। इसे भी आप बना सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके बना लो। ये MN है, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सब जगह भाई, सिग्मा एक एक तो सब जगह है ही सही। तो ऑक्सीजन 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 3 सिग्मा तो लगा लो। अब ये जो 2 पाई बॉन्ड है ना, ये 2 पाई, ये सब जगह है, घूम रहे हैं ऐसे करके, और यहां 2 माइनस लिख दो। ऐसे बना सकते हो, ठीक है। बात आती है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें ऑल MNO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल? तो यस। जब सब जगह 7/4 बॉन्ड है तो सब जगह पे बराबर ही लेंथ होगी। फिर यहां पर भी क्या होगी? ऑल MNO बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ये लो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहां पे भी क्या होती है? इक्वल। उधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है। क्या इन दोनों की आपस में इक्वल है? जल्दी बताओ। ये तो हो गई कि उसकी चारों इक्वल है क्या? है। इसकी चारों इक्वल है क्या? है। मैं कह रहा हूं इसकी MNO और उसकी MNO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो। अब मैं दोनों का कंपैरिजन करवा रहा हूं। मैं इसकी 4 का कंपैरिजन कर चुका हूं, इसी की 4 बराबर है, इसकी 4 बराबर है। मैं कह रहा हूं इसकी बॉन्ड लेंथ और उसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके बताओ किसकी कम किसकी ज्यादा। जल्दी बताओ। यस। है कि नहीं है? नहीं है। तो अगर आपसे कंपैरिजन करवाया जाए तो आंसर यहां से निकलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? कम होती है। तो इसीलिए हमारे को पता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो MnO4 माइनस की कम होगी, MnO4 2 माइनस से MnO बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, MnO4 माइनस की कम होगी बिकॉज 7/4 है। अरे 6/4 और 7/4 में आंसर तो इसका ज्यादा आएगा ना बेटा। और अब आंसर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करवाए तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करवाए तो उल्टा कर दो। क्लियर है? चले आगे। चले भाई। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला सर? बेटा यार उसके लिए 11वीं क्लास पढ़नी पड़ेगी, है ना, मेरी गलती नहीं है। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाला था मैंने, इसका 2, इसका 2, इसका 1, इसका 1, बीच में जितने बॉन्ड है। तो लेकिन हम जानते हैं कि ये सब बॉन्ड आपस में, ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड, ये सब जगह हैं, बराबर बटे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, काम करेंगे, टोटल बॉन्ड कर लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हो? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है साहब टोटल। 4 जगह पे बट रहे हैं ऐसे मान लो, तो 6/4 हो गया ना। फिर हर एक बॉन्ड 6/4 ही हुआ। फिर वो आपका हर एक बॉन्ड 7/4 हो गया।
अब ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो, ठीक है ना, ऐसे मत पूछो, ऐसे पूछना नहीं है, ठीक है, करो रिवाइज करो। देखो अगले साल टॉपर बनोगे तब भी तो 11वीं 12वीं दोनों पढ़ोगे, बस वही है कि 12वीं का बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा, बस फर्क वही है। पढ़नी तो वहां पे भी 11वीं 12वीं है। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा तो शांत बैठो, चुप बैठो बस, ठीक है। मेरा जितना मैक्सिमम काम है समझाने का बेटा, मैं समझा रहा हूं तुमको। एक चीज यहां पे ऐड कर देना, मैं यहां पे वापस, अगर आपके पास जगह है तो मैं बता देता हूं, लेबोरेटरी मेथड रह गया था। प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड जो है वो Mn+2 आयन को, है ना, परऑक्सो डाई सल्फेट आयन से, परऑक्सो डाई सल्फेट आयन से ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। Mn+2 को क्या किया जाता है बेटा, बैलेंस, अगेन मैं कह रहा हूं बैलेंस नहीं करूंगा मैं, S2O8 2-, ये परऑक्सो डाई सल्फेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसको चेंज किया जाता है MnO4-, यानी कि प्लस साथ में ले आए +2 से, और साथ में ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन -2 में है, ये सल्फेट, ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में क्या होता है, मैंगनीज+2 आयन का जो सॉल्ट होता है, जैसे MnCl2 वगैरह, है ना, MnO वगैरह, या मैंगनीज का +2 का कोई भी कंपाउंड लेते हैं, और लेबोरेटरी मतलब जाहिर सी बात है वहां सिर्फ टेस्ट ट्यूब वाला काम होगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंगनीज+2 का कोई भी सॉल्ट ले लो, उसमें आप परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड मिला लो, और आप देखो कि उसमें वो जो कलरलेस चीज थी, ये कलरलेस होता है, वो चेंज हो जाएगी पर्पल कलर में, इसका मतलब है कि MnO4 बन गया, MnO4- वहां पे बन चुका है, राइट, वो कलरलेस होता है। और ये पर्पल होता है, वॉयलेट लिख दो, पर्पल लिख दो, तो पता चल जाता है वो रिएक्शन जब होती है तो। सर कल से F ब्लॉक, हाँ वर्षा पूछ रही, सर दिमाग फटने को हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है, दीपा सिंह के, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी मेथड ऐड कर देना बेटा आप उसमें, है? एक चीज रह गई थी, एक छोटी सी रिएक्शन ऐड कर देना। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, या कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। लो रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ CmNO4, पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, जो कि एक छोटी सी रिएक्शन है। आप सॉलिड KmNO4 को अगर गर्म करते हो तो ये टूटता है। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है किसी सॉलिड कंपाउंड को डायरेक्ट हीट करना, या आपने क्लास में किया होगा, स्कूल में भी किया होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड डालकर टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट गर्म करते हैं तो कोई एक गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। कई बार वो कलर्ड गैस रिलीज होती है, कई बार वो कलरलेस गैस रिलीज होती है ना। तो यहां से MnO4 है, यहां से क्या होता है कि एक तो ये टूटता है K2MnO4 में, इसमें टूटेगा ये K2MnO4 में टूटेगा, प्लस MnO2 में टूटेगा, डार्क कलर का एक डार्क ग्रे कलर का एक कंपाउंड बच जाता है, और साथ में इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी। जाहिर सी बात है, क्यों होगी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि देखो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन जब भी जुड़ती है तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। यहाँ ये +7 है, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ +6 आ गया मतलब ऑक्सीजन कम हो गई, यहाँ +4 आ गया इसका मतलब है ऑक्सीजन और कम हो गई। क्या इसका थर्मल डीकंपोजिशन भी डिस्प्रपोर्शनेट है? क्या इसका थर्मल डीकंपोजिशन डिस्प्रपोर्शनेशन है?
और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। ये ऑक्सीजन निकली है तभी तो ये अपने से कम में आए हैं, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है बेटा, +7 से 6 और 4 यानी कि कम में ही गए हैं, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम दूसरी टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं, विच इज ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। मेनली तो यही रिएक्शन होती है, देखो KMnO4 कैन वर्क एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in acidic medium, acidic as well as weak basic medium, जिसको वीक को फैंटली भी लिखा हुआ है, फैंटली बेसिक, दोनों जगह कर सकता है। रीजन क्या है कि कोई भी रीजन पूछे आपसे कि क्या है ये, तो इन KMnO4 Mn, या इसको रीजन ऐसे लिख दो, MnO4 माइनस Mn इज प्रेजेंट इन +7 जो कि HOS है, और किसी की भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकती है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्यों करेगा और देख लो, MnO4 माइनस जो है वो यहाँ +7 है, ये जाएगा रिड्यूस होके Mn+2 में है ना, कहाँ जाएगा ये Mn+2 में। अगर मीडियम क्या ले रखा है आपने, एसिडिक ले रखा है, तो क्योंकि एसिडिक वाले की बात ज़्यादा हम करेंगे, अगर वीक बेसिक लोगे तो ये +4 में आता है, फिलहाल मैं एसिडिक वाले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, है ना, +2 में जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, गेट इजीली रिड्यूस्ड टू अचीव D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक लॉजिक ये भी दे सकते हो कि ये एसिडिक मीडियम में ज्यादा बढ़िया होता है। आगे जाके हम इसको कंपेयर करेंगे K2Cr2O7 से, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ऑक्सीडाइजिंग, अब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कौन कौन सी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो सकती है, अब एनसीईआरटी में तो ऐसे रिएक्शंस लिख लिख के बता रखी है, अपने को उतना सब कुछ नहीं करना है, अपने को फटाफट से चीजें खत्म करनी है। आ जाओ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना भाई, इस जगह पे, इसमें नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स 1 2, पाई बॉन्ड कितने हैं 2, सिर्फ पाई पूछे तो। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स 3 है, इसमें 3 है पाई बॉन्ड और कौन से टाइप का है वो, डी पाई पी पाई है, ये और ऐड कर देना, कर लोगे। और डी किसका होगा, डी मैंगनीज का, और पी किसका होगा, ऑक्सीजन का, ये भी लिख देना। डी तो किसका होगा, डी ऑक्सीजन के पास तो है नहीं, किन किन के बीच में पाई बॉन्ड है, मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो डी कौन देगा, ये, पी कौन देगा, ये, तो डी पाई पी पाई बनेगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड कौन से हैं, डी पाई पी पाई। अब ऑक्सीजन तो डी नहीं दे सकता, होता ही नहीं उसके पास,
तो फिर डी कौन दे रहा है? तो मैंगनीज दे रहा है, उसके पास डी है, डी ये देगा, पी ये देगा। तो ऐसे कहीं घुमा फिरा के पूछा जाए कि जो मैंगनीज होता है ना, जो KMnO4 होता है उसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं 3, जिसके अंदर मैंगनीज और ऑक्सीजन आ चुका है नीट में सवाल 2018 में। मैंगनीज और मैंगनीज के डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब बेटा सुन ले, साइडवेज यानी कि कोलेट्रल, साइडवेज से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो बात वो वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं कि पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। कौन से टाइप के हैं? डी पाई पी पाई। इधर कितने हैं? 3। कौन से टाइप के हैं? डी पाई पी पाई। क्या नंबर अलग हैं? यस। क्या टाइप सेम है? यस। क्या बनने का तरीका? पूरी दुनिया में पाई बनने का एक ही तरीका होता है कि अगर इस एक्सिस पे सिग्मा है तो इसके परपेंडिकुलर वाले पे क्या बनेंगे? पाई बनेंगे, जिसे हम बोलते हैं कोएक्सियल नहीं, कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि KMnO4 के अंदर मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में, मैंगनीज के डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। ऐसी 3 ओवरलैपिंग देखी गई है। आप बोल रहे हो यार कितना गहरा सवाल है। कोई गहरा नहीं है, मेरे से बड़ा है ना, सब समझ आएगा। ये भाई समझ आ रहा है बेटा? अब ऐसे सवाल से दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है कक्षा 11 रिवाइज करें बेटा, उसके बिना कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं क्या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस की बात कर रहा था, तो आ जाओ अपन एक साथ कर लेंगे ऐसे ना। हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीडियम हमने एसिडिक मीडियम लिया, और अब हम इसको ऐसे बनाएंगे इस तरह से। ये अलग अलग रिएक्शंस लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया I माइनस, तो इसको ये क्या बना देगा? I2। अगर मैं यहाँ पे Cl माइनस, तो इसको ये क्या बना देगा? Cl2। अगर मैं यहाँ पे Br माइनस ले लूँ तो उसको क्या बना देगा? ये Br2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा, और क्या करेगा ये। और Fe+2 है तो उसे क्या बना देगा? Fe+3, है ना। नाइट्राइट आयन अगर है तो उसे क्या बना देगा? नाइट्रेट। और बताओ H2S, और ठीक है सर आप बताओ। अब H2S यानी कि सल्फाइड आयन अगर है तो उसे सल्फर में बदल देगा। और इन सब में ये सब की रिएक्शन इसके साथ हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडाइज ही तो करवाना है हमें, करना क्या है एक बात बता। C2O4 है ना, C2O4 ऑक्जेलेट पढ़ा है हमने। C2O4 है ऑक्जेलेट, C2O4 2 माइनस है तो उसे CO2 में बदल देगा। और खुद किस में चला जाएगा? खुद किस में चला जाएगा? खुद चला जाएगा Mn+2 में, जो कि कलरलेस होता है। और ये कैसा कलर होता है? पर्पल। अब आप बोलोगे ये कैसी रिएक्शन है, हमें तो समझ नहीं आई, ये क्या बना दिया आपने है? ऐसा तो हमारे वो ऑर्गेनिक वाले बताते थे यूं करके, ग्लूकोज वूकोज OH H H OH ऐसे करके बताते। ये वो नहीं है बेटा, ये वो नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं उसको, तो बोले भूल गया मैं तो, काफी टाइम हो गया, इतने साल से नहीं पढ़ा। ये अलग अलग रिएक्शंस हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दे कि Br माइनस, आपको बोल दे लो KBr बताओ, KBr प्लस MnO4 माइनस रिएक्शन दे दी, तो आप क्या बनाओगे? Mn+2 और साथ में क्या लिख दोगे? Br2। ये ऐसे बनेगी रिएक्शन। KBr बोले तो Br माइनस, Br माइनस की रिएक्शन MnO4 माइनस के साथ, जो भी कोई MnO4 लिख दो, ठीक है, MnO4 लिख दो। KBr ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, -1 से कहां ले गया? 0 में ऑक्सीडाइज कर दिया। लो ऐसे ये सारी रिएक्शन ऐसे हैं। खुद किस में जाएगा? Mn+2। तो ये खुद को तो मैंने पहुंचा दिया Mn+2 में, और बाकी सारी रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, खतरनाक। अगर FeCl2 है
और KMnO4 ले लिया, MnO4 माइनस ले लिया, बताओ क्या लिखोगे इसमें? Mn+2 लिख दोगे और यहां पे क्या लिख दोगे बेटा? FeCl3 कर दो। फिर ये कहां आ गया? +3 में। ये कहां था? +2 में। इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर येलो होता है। हमें पता कैसे चलेगा? तो जब ग्रीन से येलो हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा यार, और क्या है, कलर चेंज वाली रिएक्शन है। हम कौन सा देख रहे हैं अंदर की उसने +2 से +3 बना लिया, कलर से ही पता लगाएंगे। सॉल्ट एनालिसिस टाइप के ही तो है ये। ठीक है, तो ये मैंने आप मत लिखो चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे बताया। तो बच्चा इसे लगता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, उसने खाली वो किया है। SN+2 को किस में बदल देगा बताओ जरा? SN+2 को, SN+2 को किस में बदल देगा? SN+4 में बदल देगा। सल्फाइट अगर है या SO2 है तो उसे सल्फेट में बदल देगा। और भी है, मैंने तो वही लिखी जो NCERT में, चाहो तो लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, बट वो है कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई। ये क्या हो गया? हुआ हुआ ये लो, और भी हैं वैसे, लो, दो थे क्या? अगर यहाँ पे आप SN+2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये SN+4 में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे SO2 जो कि +4 है, या सल्फाइट ले लो SO3 माइनस, ये सल्फेट में बदल जाएगा जो कि +6 है। कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। यहाँ पे Mn+2 वापस लिख दो और कलरलेस। अपन क्यों छोड़ें जब एक ही जैसा है, तो टेप दो। चलो आगे बढ़े। ये कौन सी रिएक्शन हुई? एसिडिक मीडियम में हुई। क्या वीक बेसिक में भी कुछ रिएक्शंस दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। चलो फिर वो भी कर लेते हैं। न्यूट्रल और वीक बेसिक दोनों लिख देना है ना, न्यूट्रल और वीक बेसिक। पीछे हमने अगर ऐड नहीं किया है तो वहां भी कर लेना, न्यूट्रल और वीक बेसिक, है ना, वीक बेसिक और न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल कर देना, दोनों में न्यूट्रल एंड वीक बेसिक। तो अगला पॉइंट आ जाएगा आपका, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो MnO4 माइनस यहां है, अभी हमने लिया है न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक। मीडियम चेंज किया गया है, कलर वही रहेगा पर्पल, टाइप वही रहेंगे, मगर जो खुद नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी आपने? नर्स्ट इक्वेशन किसने पढ़ी? नर्स्ट इक्वेशन E0 सेल वगैरह में पढ़ी होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इसके रिडक्शन में, क्योंकि ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका खुद का तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। नर्स्ट इक्वेशन फेंटली एल्केलाइन भी लिख सकते हो मेरे भाई, ले इसे फेंटली एल्केलाइन भी लिख दे। पढ़िए ना। तो H+ आयन कंसंट्रेशन का वो लोग वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो, है ना, उसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन का रोल होता है किसमें? E0 सेल की वैल्यू जब आप निकालते हो नर्स्ट इक्वेशन से, तो उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन का रोल होता है कि नहीं होता है? यही कारण है कि ये दो डिफरेंट चीजें दिखाता है। अब आप देखो यहां न्यूट्रल एंड वीक बेसिक है, दैट मीन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है। अब आपने यहां पे एसिडिक मीडियम लिखा है, इसका मतलब है जाहिर सी बात है यहां पर H+ कंसंट्रेशन, H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अरे मीडियम ही एसिडिक ले लिया बेटा, जब मीडियम एसिडिक है तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या है? क्या है? ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं H+ कंसंट्रेशन का रोल होता है इसकी दोनों में, दोनों प्रॉपर्टीज में। अभी देखना,
अभी चीजें हालांकि ओवरऑल तो सेम ही रहती है, मगर एक चीज जो सबसे डिफरेंस वाली चीज है उसे मैं सबसे पहले लिखूंगा, वो है आई माइनस। यहां पे ये आई माइनस को IO3 माइनस में ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीजन आयोडीन को +5 में ले जाता है, उस वाले में वो I2 में ले जाता था। और ये सवाल अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद तुमने पढ़ भी लिए होंगे कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये आई माइनस को IO3 माइनस में आयोडेट आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको आयोडेट आयन, क्या नाम है इसका, आयोडेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। यही फर्क है, पीछे एसिडिक मीडियम में ये सिर्फ I2 तक ला रहा है, -1 से सिर्फ 0 तक ला रहा है, यहां -1 से +5 तक ला रहा है, ज्यादा कर रहा है। ठीक है, बाकी सेम है, बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। C2O4 2 माइनस है, CO2 कर दो, SN+2 है, SN+4 कर दो, सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, H2S है, सल्फर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। फर्क एक ही है कि ये खुद अब MnO4 में जाएगा, MnO2 में जाएगा, खुद किस में जाएगा, ये MnO2 में जाएगा। तो वो बात वही है कि यहां पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का रोल है, यहां +7 है और यहां से ये +4 में आया, तो मीडियम चेंज होने पर ये खुद कितना रिड्यूस होगा उस पर फर्क पड़ता है। प्रतिभा कुमारी कह रही है कि इसमें तो पूरा ही रटने वाला है, फर्स्ट चैप्टर कितना इजी था। तो बेटा सारी अंगुलियां बराबर थोड़ी होती है, नहीं होती ना, सारे दिन भी बराबर नहीं होते, हमेशा सुखी भी नहीं रहते, दुख भी जरूरी है, हर चीज है। तुम्हें पता है जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का असली टारगेट जिंदगी को जीना ही है। ये जो हम बाकी चीजें कर रहे हैं ना, कि मुझे डॉक्टर बनना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, ये सब सेकेंडरी चीज है, ये तो मंजिल है, ये सब तो मंजिल है, मंजिल। और मंजिल पे कोई उठा के नहीं रखेगा तुमको, तुम्हें किसी ना किसी रास्ते से गुजरना है। और अगर रास्ते को एंजॉय नहीं किया ना, तो मंजिल पे पहुंच के इतनी खुशी मिलेगी भी नहीं। आज मैं बोलूं ना, मैं तुमको उठा के सीधा रख दूं, मजा नहीं आएगा। तो मजे लेने वाली जो चीज है ना, वो तो रास्ता ही होता है बेटा। मंजिल पे पहुंच के क्या है, एंड है, खत्म। मंजिल एंड होता है, मंजिल क्या होती है, एंड होती है, एंड, एंड ही हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। रास्ता, रास्ता एंजॉय करो। और रास्ते में कभी खराब रास्ता भी आएगा, कभी अच्छा रास्ता भी आएगा, कभी फूल आएंगे साइड में, कभी कांटे भी आएंगे, लोग होंगे जो रोकेंगे भी, लोग होंगे जो पीछे से सपोर्ट भी करेंगे कि चल तू, मैं हूं, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। बहुत चीजें होंगी, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, चैप्टर रटने का भी आएगा, चैप्टर समझने का भी आएगा। अगर इन सब के बीच में तालमेल बिठा के चल सकते हो तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। और अगर बैलेंस नहीं करा तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। फूल वाली जगह पे रुक गए, बोले आगे नहीं बढ़ूंगा, यही अच्छा लग रहा है मुझे, तो ज्यादा सुख को एंजॉय करना भी दिक्कत है। क्योंकि उस रास्ते में अगर तुम्हें सिर्फ फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, भले फूल है, वादियां हैं, मैं तो यहीं रुकूंगा, मंजिल वहां पे भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सुख के अंदर भी अटक जाना आपको पीछे ही रखेगा बहुत ज्यादा देर तक। आप कांटों में ही फंसे रह गए, दुखी हो गए, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है मेरा, कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे से नहीं होगा, मंजिल तब भी नहीं मिलेगी। जिसने इन दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे निकाला ना, वो पहुंच जाएगा। बाकी तो तुम समझदार हो, मेरा मोटिवेशन इतना ही होता है। अब तुम चाहे बाबा जी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, यही रियल मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन यही है कि रास्ते को एंजॉय करते जाओ बेटा, बाकी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है।
मंजिल तो वो है जब कोई पूछेगा ही नहीं तुम्हें मंजिल, कोई नहीं पूछेगा। आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको तुम्हारे जैसे। इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो नीट तक पहुंचने का ये एक रास्ता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, रटने की भी आएंगी, समझने की भी आएंगी। जिसके अंदर रटने की क्षमता है, जिसके अंदर समझने की क्षमता है, जो दोनों तरह से अपने दिमाग को ट्रेंड करेगा, वही जीतेगा। जो सिर्फ समझने वाला होता है उसके फिजिक्स में मार्क्स आते हैं। आपके खुद के दोस्त होंगे ऐसे बहुत सारे जिनके बायो में मार्क्स नहीं आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके बायो में आते हैं, फिजिक्स में नहीं आते। और केमिस्ट्री तो अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद ही मिक्सचर है रटने का और समझने का, है ना। तो याद रखना बेटा, एक होती है तार्किक शक्ति और एक होती है स्मरण शक्ति। याद करने की पावर और समझने की पावर, दोनों पावर अगर किसी दिमाग में है, वो दिमागी कारगर है, वही दिमाग जीतेगा। वो हर जगह जीतेगा, वो कहीं मात नहीं खाएगा। इसलिए दोनों को, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक दिमाग मत बनाओ। पढ़ाने दो यार, वैसे भी चैप्टर काट दिए गरीब के। अब इन चैप्टर्स को आराम आराम से पढ़ा लेने दो। तुम्हारे 5 से 10 दिन ज्यादा ले लूंगा तो फायदा तुम्हारा ही है। वैसे भी कोई इज्जत नहीं करता इनऑर्गेनिक पढ़ाने वालों की। कह रहे सर चैप्टर कट गए, अब ऐसे बोलते हैं वो, सर चैप्टर कट गए उसमें तो क्या पढ़ाते हो। मैं कहता हूं आ जाओ ना, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा दो, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा दो। अब तुम 2 दिन में डी एंड एफ खत्म करते हो, तुम 2 दिन में सॉल्ट खत्म करते हो। अरे भाई, समझाने के लिए पहले समझना पड़ता है। बोलते हैं बहुत से मेरे को ऐसे। आ जाओ फिर यार, आ जाओ मैदान में, लो पढ़ाओ। चैप्टर है ये, डी एंड एफ के पन्ने गिने कभी एनसीईआरटी में? गिने कभी? पेज गिनना डी एंड एफ ब्लॉक के, बहुत बड़ा है वो चैप्टर। इतना छोटा भी नहीं है कि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक जैसा हो, छोटा सा, बड़ा है, टाइम लगता है। द पॉइंट इज कि इसको पहले इज्जत नहीं मिलती थी। द पॉइंट इज कि यहां पे पहले, अच्छा C2O4 2 माइनस कर देना बेटा इसको ना, गलती से लिख दिया। ऑक्जेलेट है, इधर भी देख लेना, वो तो सही है। चलो अच्छा है, देखा तो समझ आया। पर अब कहानी बदल चुकी है। अब कोई इज्जत नहीं करता यार, कोचिंग में ही नहीं करता कि इनऑर्गेनिक है थोड़ा सा तो पार्ट है। सवाल 15 ही आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। किसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए भी मैंने ये बात बोली हुई है, रील्स भी कटी हुई है, देख लेना। सवाल 15 ही आएंगे। और अगर कम पोर्शन में से 15 सवाल आ रहे हैं तो बेटा पोर्शन तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, फिर छोड़ने वाला तो कुछ नहीं हुआ। चलते K2Cr2O7 की बात करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी पोटेशियम परमैंगनेट लिख दिया, वाह। ऑपरेटर जी को नमस्कार मेरा। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख देना बेटा। गजब आदमी, गजब टोपीबाज आदमी। गजब नशे करता। और भैया और डाइक्रोमेट, कह रहे एनसीईआरटी रीड करा दो। अरे सारे एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, लास्ट में करवा भी दूंगा। फिकर नोट, फिकर नोट। एक सेशन तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्डेड डालना पड़े चाहे मैं डालूंगा। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन का डालूंगा, क्योंकि सवाल वहीं से आता है। एक साल, अभी पिछले साल भी वहीं से आए हैं सवाल, वो सेशन भी डाल दूंगा मैं। चलो, पहली चीज हम यहां पे भी एक दो चीज देखेंगे। जैसे CrO4 2 माइनस होता है, एक होता है CrO4 2 माइनस, ठीक है। CrO4 क्या होता है? 2 माइनस, जिसे बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्रोमेट आयन। क्या नाम होता है इसका? क्रोमेट आयन। ये क्रोमेट है। एक होता है डाइक्रोमेट,
एक होता है क्रोमेट और एक होता है क्या, डाइक्रोमेट। ये क्या है, क्रोमेट है। जाको कलर कैसो होवे, येलो। और एक होता है डाइक्रोमेट, Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट। इनकी कहानी है, दोनों भाई भाई हैं। डाइक्रोमेट, इसका कलर होता है ऑरेंज। बेबी गर्ल कुछ कह रही है, बेबी नहीं रही ना बेटा आप तो। लो, यहां से यहां जब जाएगा तो इसे मीडियम एसिडिक चाहिए, यहां से जब यहां आएगा तो इसे मीडियम बेसिक चाहिए। इसका मतलब है ये तो एक ऐसा गेम है ना कि मतलब आप इस पे वो मैजिकल मैजिक 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 साइंस कलर बदलने वाली मैजिक साइंस नहीं होती कि ये क्रोमेट लिया, उसमें एसिड मिलाया, वो डाइक्रोमेट बन गया। यानी कि पीएच कम करनी है तो इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है, दीज टू आयंस आर इंटर कन्वर्टिबल विच इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पीएच। पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा, पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है ये, पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। एक पुष्पेंदु चित्रकार कह रहा है कि ये ग्रीन नहीं होता है क्या। अबे कौन सा ग्रीन देखा तूने, क्रोमियम +3 ग्रीन होता है राजा। यहां ये +6 में है, यहां भी ये +6 में है। क्या ये ऑक्सीडेशन, ये कोई क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इज दिस इंटरचेंज जो है ये, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नहीं है। ये क्या है, पीएच डिपेंडेंट इंटर कन्वर्टिबल, पीएच डिपेंडेंट इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। आप पीएच बदलिए, ये अपना रूप बदलेगा। आपको इधर लाना है आप एसिड दीजिए, आपको वापस उधर ले जाना है आप बेसिक दीजिए। तो कौन बताएगा कि कौन कौन से मीडियम में स्टेबल है, ये कोई बच्चों वाली बात है। क्या लिख दूं मैं, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम लिख दूं, अरे भाई ऑब्वियसली बात है, एसिड ले रहे हो तभी इधर आ रहा है स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। और इसके लिए क्या लिख दोगे, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तभी तो पीएच बढ़ा रहे हो तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये हो गया आपको एक बेसिक आइडिया क्रोमेट डाइक्रोमेट का, जिसकी हम बात करें। आइए आइए आइए, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्टिबल रिएक्शन होती है, ये इंटरचेंजेबल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती इनका आपस में चेंज होना, है ना। आप अगर आप पीएच को <7 रखोगे तो ये इधर चला जाएगा, पीएच अगर <7 है तो इधर आएगा, और अगर पीएच <7 है तो ये आपका इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये शिफ्टिंग जो है वो पीएच पे डिपेंड करती है। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। फिर प्रिपरेशन की करेंगे, नोट कर लिया क्या भाई, जल्दी थोड़ा ना, नोट कर लिया क्या। एक तो पैर जवाब दे देता है यार।
CrO4 2- की स्ट्रक्चर और Cr2O7 2- की स्ट्रक्चर, ये दो हैं तो क्रोमियम ओ क्रोमियम ऐसे बना लो। डाइमर टाइप का है ना, ये दो क्रोमियम है तो वो ऐसे जुड़ेंगे। ये सिर्फ एक ही क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा लो, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। 2 पे माइनस है तो 2 को सिंगल कर लो, बाकी 2 डबल बना लो। ये तो हो गया क्रोमेट। क्या क्या बना सकते हो, टेट्राहेड्रल लिख दो। क्या ये टेट्राहेड्रल है? यस। और क्या लिखोगे इसमें? ऑल CrO बॉन्ड लेंथ इक्वल है, यस। एवरेज CrO बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 वही 6/4 आएगा अगेन। 2 D-पाई P-पाई बॉन्ड्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उधर भी देख लो। समझ आ रहा? जहां समझ नहीं आए पूछ लेना बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो, अब 2 माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल इधर लगा के दूसरा सिंगल इधर लगा लेंगे, फिर बचे 2 डबल। कितने ऑक्सीजन हुए देख लेना भाई, 7 ऑक्सीजन हो गए क्या? Cr2O7 2-। ये डाइक्रोमेट है, इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स फ्यूज्ड रहती हैं, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये एक, ये दो टेट्राहेड्रल यूनिट। CrOCr ब्रिज होता है, यहां से चलो, ये ब्रिज है, इधर से ब्रिज, 2 को जोड़ कौन रहा है? ऑक्सीजन, तो ब्रिज का नाम क्या हो गया? CrOCr ब्रिज होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं? पाई बॉन्ड लिख सकते हैं, राइट। टोटल 4 D-पाई P-पाई बॉन्ड्स हैं। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो अब आएगा इसमें, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि होता क्या है, इन्हें बोला जाता है टर्मिनल CrO बॉन्ड लेंथ। CrO टर्मिनल, CrO टर्मिनल, CrO टर्मिनल, यहां पे भी CrO टर्मिनल, CrO टर्मिनल, CrO टर्मिनल्स। लेकिन ये CrO क्या है? ब्रिज लेंथ है। ये CrO क्या है? ब्रिज लेंथ है। अगर मैं किसी एक यूनिट से कंपैरिजन ले लूं, अगर मैं इसे B बोल देता हूं यहां से यहां तक, और इन्हें बोलता हूं मैं T, है ना, ये ब्रिजिंग लेंथ है और ये T लेंथ है। T बोल दो, A बोल दो, X बोल दो, Y बोल दो, जो मर्जी आपकी बोल दो, यहां तो रेजोनेंस चलेगा। वापस सुनना बेटा, इसमें क्या होता है कि हर एक पेयर में रेजोनेंस नहीं होता। क्या आपने नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस नाम सुना है बेटा? किस किसने नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस नाम सुना है? आपको ऑर्गेनिक में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बताया गया होगा। भाई हम तो ज्यादातर बात इक्विवेलेंट रेजोनेंस की करते हैं, हमारे तो क्या है कि ज्यादातर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी सिखाया होगा आपको। वहां पे क्या होता है कि कोई सारे पेयर, उस सेंट्रल एटम के अराउंड जितने पेयर हैं वो सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, आप जानते हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होगी तो वो पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे ये वाला जो पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एक CrO पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बताओ, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं दो, क्या इस वाले पेयर पे घूमने जाएंगे? क्या ये जो 2 पेयर हैं ये इस वाले पेयर पे घूमने जाएंगे? आंसर है नहीं। तो ये कितने पेयर में घूमेंगे? ये सिर्फ 1 2 3 पेयर में घूमेंगे।
कितने पेयर में घूमेंगे बेटा? 1 2 3 पेयर में घूमेंगे, यहां घूमेंगे सिर्फ। यानी रेजोनेंस तो चलेगा मगर सिर्फ 3 पेयर के बीच में चलेगा। CRO1 पेयर, CRO2 पेयर, CRO3 पेयर, इन तीनों पेयर के बीच में रेजोनेंस चलेगा। ये वाला पेयर चुपचाप बैठा रहेगा। जब यहां रेजोनेंस चलेगा तो इन सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? जब यहां रेजोनेंस चलेगा तो इन सब पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। क्या यहां कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? नहीं आएगा। जब वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या ये तीनों लेंथ, जिसे हमने CRO टर्मिनल लेंथ बोला है, क्या ये तीनों लेंथ जो हैं ये कम रहेगी और ये वाली लेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी? तो बताओ क्या इसके अंदर हम वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल CRO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल? क्या मैं ये लिख सकता हूं? आंसर है नो। यहां सारी CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। अब कौन कम है कौन ज्यादा है? मैंने इधर से समझाया, इधर भी सेम है बेटा, है ना? ये सेम चीज इधर भी चल रही है, तीनों पेयर के बीच में सेम चीज है। मैंने एक तरफ से समझा दिया, सेम चीज है। क्या लिखूंगा मैं? क्या यहां पे ऑल CRO बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा? यहां इक्वल नहीं है। तो ज्यादा कौन कम कौन? बताओ बताओ फिर, बताओ बताओ बताओ। तो ज्यादा क्या होगी? टर्मिनल वाली जो है वो कम होगी। टर्मिनल बॉन्ड लेंथ्स आर शॉर्टर देन ब्रिजिंग CRO बॉन्ड लेंथ। टर्मिनल बॉन्ड पे रेजोनेंस चलेगा, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ये सिंगल ही रहेगा बेचारा। तो इसलिए अगर इसमें से आप किसी एक को भी कंपेयर कर लें, किसी को भी कंपेयर कर लें, रेजोनेंस चलेगा। किसी को भी कंपेयर कर लें, है ना? इसको लिख दें, A लिख दें, तो यहां पे A छोटा होगा B से। ठीक है भाई? बाकी चीजें तो मैंने लिखवा ही दी हैं। हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब कल F ब्लॉक पढ़ेंगे, इनके कुछ सवाल करेंगे, फिर F ब्लॉक पढ़ेंगे। तगड़े सवाल करेंगे, ये ऐसे वाले सवाल करेंगे, जोरदार वाले सवाल, जिसमें हर सवाल में एक कॉन्सेप्ट होगा। ये सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये वाला सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम कल करेंगे। ठीक है? और कल F ब्लॉक शुरू भी करेंगे और कल F ब्लॉक खत्म भी कर देंगे। F ब्लॉक ज्यादा टाइम होता नहीं, F ब्लॉक को हम फटाफट खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कल में खत्म हो जाए चैप्टर। नहीं होता है कोई बात नहीं, एक और लेंगे, लूंगा जितने लगेंगे, चाहे मुझे बदनाम किया जाए बहुत सारा करके इसने D&F ब्लॉक में 8 लेक्चर लिए, लूंगा। जिस चैप्टर से 3 सवाल आते हैं उसमें 8 लेक्चर लूंगा। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।